Hello and welcome to this edition on NDTV. I am Ankit Tyagi. In fact, the Lok Sabha has cleared the ONOP bill introduction. The introduction of the bill has been cleared by the Lok Sabha. There was a division of votes over this introduction. The law minister, in fact, introduced this bill and said not tampering with state powers. The bill for ease of polls and NDA allies have also extended full support to the government. Now, the opposition is against the one nation, one poll and cites federalism. It has the basic structure doctrine. In fact, the Samajwadi Party says the bill is fatal for democracy. TMC also opposed this bill by saying this is not an election reform. Government should send it to the JPC was the demand of the DMK. The proposal to hold simultaneous federal and state elections, the contentious one nation, one poll proposal, a long pending piece of electoral reform and will not change and tamper with the constitution is what Arjun Ram Meghwal, the law minister, said introducing this bill. Laws can be brought in for electoral reforms. This bill is aligned with the process of easing the electoral process is what the government said. शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker, sir. एक मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है। विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय, जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं कि
कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट, संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर HLC गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। मैं JPC में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो। संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72 और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। 1975 को शुरू करता हूं, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस, वो विषय क्या है आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोलता हूं सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of One Nation, One Election bill. अभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही
चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है, लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो। Tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra virus. That is it's the basic structure of the constitution. We don't have any value. Then Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores. In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee, in its 79th report in 2015, has concluded that, I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House. Sir. Thank you, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing.